हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें ये प्रश्न आए हुए थे। तो उन क्वेश्चन पेपर को आज हम टीजीटी का सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट डाली गई थी कि आप प्रीवियस ईयर का टीजीटी और पीजीटी दोनों के दोनों जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवाइए। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टीजीटी हिंदी। तो इसमें हमारे 15% तो सामान्य हिंदी है, सबके लिए जो उपयोगी है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीईटी का या सीटेट का दे रहे हैं, उनके लिए ये हिंदी का जो 15 नंबर वाला पहला वाला पोर्शन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो हिंदी के अगले जो प्रश्न हैं उसमें 150 प्रश्न और रहेंगे। तो जो हिंदी का एग्ज़ाम दे रहा है यानी कि हिंदी टेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और 15 क्वेश्चन जिसके काम के हैं वो भी इसमें देखते रहें, बाकी आगे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पिछले साल किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आया था। कोई नए बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो देख लें कि किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आप भी अपने आंसर लिखते रहें और देख लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। रमेश पत्र लिखवाता है, बिल्कुल ये सही है, परिणार्थक है। बालक छत पर खड़ा है, ये भी अकर्मक है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ाता है, एक बालक और एक हिंदी, दो इसमें कर्म द्विकर्मक, बिल्कुल सही है। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, ये क्या है, अकर्मक। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। दर्शन दर्शनों, प्राण प्राणों, नारी नारियों, हस्ताक्षर हस्ताक्षरों। इसमें देखिए दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। लेकिन जो नारी है इनका नारियों बहुवचन होता है। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला इसमें प्रश्न है, यह आपका महात्म्य है। साथ साथ दोनों तरफ के ही हम सोल्व कर रहे हैं। यह आपका महात्म्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। अब महात्म्य देखिए ये एक भावना है, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला इसमें प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता बतानी है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बताना है कि ये कौन सा वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान बताना है और ये बताना है कि ये अघोष है कि सघोष या अल्पप्राण है कि महाप्राण। अब हम बात करें तो जो क वर्ग होता है, क वर्ग का ही एक वर्ण है ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, सभी में है, ये ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग अघोष होता है या सघोष। तो जो पहले प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण होता है अघोष और बाकी सारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसके अनुसार हमारा ये इसमें सघोष आया, कंठ और सघोष। और अब बात करते हैं ये अल्पप्राण होता है कि महाप्राण। तो अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया है कंठ है, ये सघोष है और अल्पप्राण है। अब यहाँ पर जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। मंदाकिनी, कुमुदिनी, पथगामिनी, नलिनी। अब देखिए कुमुदिनी और नलिनी ये कमल के पर्यायवाची हैं और पथगामिनी ये इसका नहीं है। मंदाकिनी पर्यायवाची है जाह्नवी का और दोनों के क्या हैं, गंगा के दोनों ये पर्यायवाची हैं। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1। आगे है साधवाचरण। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप भी अपने आंसर लिखते रहें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में आपके कितने आप कर पाए हैं। आप बताते नहीं हैं, आप बताया करो ताकि मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिले कि आप देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और इसको लाइक कर दें। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसमें आप अपना आंसर मिला सकते हैं, साधु प्लस आचरण, और ये हमारी संधि पूछी जाए तो कौन सी है, ये हमारी यण स्वर संधि है। ऊ के बाद अगर आ गया तो वाह बन गया है और वह ध क्या हो गया, आधा। अगला है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए।
ग्रस्त, मुक्त, व्यष्टि, समष्टि दोनों बिल्कुल सही हैं। अर्वाचीन, प्राचीन ये भी सही है। अर्वाचीन क्या होता है? नवीन को बोलते हैं। और आविर्भाव, तिरोभूत ये गलत है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। तो ऑप्शन है इसमें 3 नंबर वाला गलत रहेगा। तो ये तो थे हमारे सामान्य हिंदी के प्रश्न। अब हम जो हमारी हिंदी आती है 150 नंबर की, उसको शुरू करने जा रहे हैं। अब ये हमारी कौन सी है? इसमें अभी तो ये प्रश्न इसी के रहते हैं, थोड़े से और रहते हैं, इसी को कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं। ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है? ग्रीस शब्द में सबसे पहले हम इसका विच्छेद करते हैं। विच्छेद करेंगे तो गिरी प्लस ईस। तो देखिए यहाँ पर ये छोटी और ये बड़ी दोनों मिलकर क्या हो गई? दीर्घ ई हो गई। तो ये हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ शब्द संधि है। इधर प्रश्न है, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस शब्द में तद्धित भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृतंद और तद्धित। जो प्रत्यय लगते हैं क्रिया के अंत में वो कृतंद प्रत्यय कहलाते हैं, और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो कृतंद नहीं है क्योंकि इसमें तद्धित पूछा गया है। तो बुलावा, बुलाना एक क्या है? क्रिया के अंत में लगा। ये सौजन्य, ये भी सौजन्य, सौंदर्य या सौजन्य का मतलब होता है उदारता, भाव इत्यादि अच्छे गुण हो, उदारता, अच्छा व्यवहार हो, उसको उसमें के अर्थ में होता है। इसमें भी क्या है? क्रिया है। लखेरा में लिखना भी इसमें क्रिया है। लेकिन चचेरा इसमें क्या है? चचेरा, चाचा एक क्या है? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है एरा, एरा ये कौन सा है? ये तद्धित प्रत्यय है। तो ऑप्शन 2 नंबर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इस तरफ के प्रश्न पर चर्चा करें। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी बताइए। ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम सोल्व करवाया जा रहा है, टीजीटी का। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है उत्कंठा, ज्ञानेप्सा, वांछा, इच्छा। तो जिज्ञासा का सही अर्थ क्या होता है? ज्ञानेप्सा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तीव्र इच्छा, उसको जिज्ञासा कहते हैं। सरसिज शब्द में कौन सा समास है? सरसी में जन्मा, सरसी में उत्पन्न, सरसी प्लस जय। तो ये हमारा अलुक तत्पुरुष समास है। इसमें पूर्व पद में क्या होता है? विभक्ति का लोप नहीं रहता। विभक्ति किसी न किसी रूप में रहती है, या तो किसी स्वर की मात्रा के रूप में, या किसी न किसी अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में। अगला प्रश्न इसमें है, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ? प्रणव 5 किलो दूध पी गया, प्रणव 5 केले खा गया, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, प्रणव के साथ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे 5वीं में 5 केले, तो यहाँ पर कोई परिमाण नज़र नहीं आ रहा है। परिमाण माप तोल की इकाई को कहते हैं। तो यहाँ पर कितने किलो दूध पिया है? 5 किलो। तो यहाँ पर मापने के जो मापतोल होता है वहाँ पर कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1। इधर बात करें तो किस शब्द में अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुत्तर, अन प्लस उत्तर हुआ है। अनुपम, अन प्लस उपम, इसमें भी हुआ है। अनुदार, अन प्लस उदार, इसमें भी हुआ है। लेकिन अनु प्लस गमन, इसमें अनु उपसर्ग है न कि अन। तो ऑप्शन इसमें 4 बिल्कुल सही रहेगा। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तरफ जहाँ पर इशारा किया जाता है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो वह घर, वह मेरा है, घर की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो यह वह क्या है? यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 3 नंबर का बिल्कुल सही है। किस ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग ध्वनि का प्रयोग, यानी कि विसर्ग कहाँ कहाँ लगता है? तत्सम, देशज, तद्भव, प्रयुक्त छवि। तो ये लगता है जी तत्सम शब्दों में, जैसे कि हम लिखते हैं प्रायः, अतः, इस तरह से। तो इस तरह से सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें, और कमेंट में डालकर ज़रूर बताना ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आपको अगली जो वीडियो हो किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी डालकर बताया करो। अगला है, अब शुरू करते हैं जो हमारे 150 प्रश्न आते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसके
मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैं ध्यानपूर्वक में कौन सा क्रिया विशेषण है। अब बात करें क्रिया विशेषण की, क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक शब्द में बताना है कौन सी क्रिया है। परिमाण भी नहीं है, स्थान भी नहीं, काल भी नहीं है, कौन सी है, रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है, जहाँ पर क्रिया के किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से, किस रीति से होने का तरीका, ढंग बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा तरीका है, ध्यानपूर्वक। आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 2। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा है 94 वाला। मानकीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। असंगत विकल्प बताना है। तो ऑप्शन देखिए, हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग आवश्यक है, बिल्कुल सही है। असंगत जो गलत बताना है, अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है एवं इनका उच्चारण स्थान केवल नासिका है, बिल्कुल सही है। अनुनासिक का मतलब चंद्र और बिंदु। संस्कृत मूलक शब्द तत्सम शब्दों की वर्तनी को जो का त्यों ग्रहण किया जाए, ये भी सही है। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह अंग्रेजी के ही प्रचलित होंगे, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो 94 में हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 का। चलिए इधर प्रश्न की बात कर लेते हैं। असंगत चुनना है, यानी कि कौन सा इसमें सही नहीं है। पहाड़ी एवं राजस्थानी उपभाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई, बिल्कुल सही है। कोरवी आकार बहुला ब्रजभाषा ओकार बहुला है। खड़ी बोली के विकास में लल्लूलाल का महत्वपूर्ण अवदान है, ये भी है। लेकिन मगही भोजपुरी अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां नहीं हैं, ये किसकी हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। इसमें मगही और भोजपुरी ये दो बिहारी की आ गई हैं और अवधी इसी की पूर्वी की है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, असंगत है। इसकी जगह यहाँ पर बघेली और छत्तीसगढ़ी होना चाहिए था। अगला इधर विलोम शब्द सही नहीं है। संस्कृति विकृति बिल्कुल सही है। नैसर्गिक कृत्रिम ये भी है। विहिप निषिद्ध ये भी सही है। लेकिन निराशा आशावान नहीं होना चाहिए, निराशा का क्या होना चाहिए था, आशा। तो 2 नंबर वाला उसमें बिल्कुल सही रहेगा। महावीर शब्द में कौन सा समास है, महावीर शब्द में महावीर बताइए किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव, रूढ़ है या योगरूढ़ है, देशज है। तो महावीर महान है जो वीर, यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर विशेषता बता रहे हैं, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो गए हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर योगरूढ़ होता है महावीर में। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई थी। तो तीसरी कसम जो फिल्म बनाई गई थी वो 1966 में बनी थी और ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित बनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, हवा हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या रहेगा। बहुत तेज दौड़ना, बहुत उन्नति करना, गायब हो जाना, धोखा देना। तो हवा हो जाना क्या होता है, गायब हो जाना। अब इधर वाले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है देखिए, रीति काल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए, यानी रीति काल के विषय में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए इसमें चिंतामणि के अनुसार रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, बिल्कुल ये सही है। आचार्य देव अभिधा शब्द शक्ति युक्त काव्य को उत्तम काव्य कहते हैं एवं तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना करते, ये भी सही है। घनानंद के काव्य भाषा की विशेषताएं भाववजन व कर्ता की प्रधानता, लाक्षणिकता एवं गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने में पूर्णतः असहमत है, नहीं, उन्होंने सहमति जताई है कि जो रीतिकाल है उसमें वीरता, वीर रस और श्रृंगार रस को माध्यम बनाकर अनेक कविताओं की रचना की गई है। तो इसको हम कह सकते हैं श्रृंगार काल। तो वो इस बात से सहमत थे, असहमत नहीं। तो ये इस बिल्कुल सही रहेगा। इधर देखिए, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में संगत कथन बताइए। संगत यानी कि कौन सी बात बिल्कुल सही है। तो बात करें, कुम्भनदास अष्टछापी कवियों में से अधिकारी के नाम से विख्यात थे। रास पंचदाई के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे तथा प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। सूरदास सूरसागर की आधार भूमि श्रीमद् भगवद गीता है। गद्दी सेवा का संबंध हरिदासी संप्रदाय से है। तो सही कथन कृष्ण भक्ति धारा के बारे में क्या है, सूरदास कृत सूरसागर की आधार भूमि श्रीमद् भगवद गीता है, बिल्कुल सही है ये जवाब। इधर प्रश्न है, कामचोर कहानी के लेखक या लेखिका कौन है। तो जी इसका आंसर रहेगा इस्मत चुगताई। और ये हमारी NCERT की जो 8th क्लास की बुक है उसमें ये प्रश्न है
उसमें ये कहानी दी गई है कामचोर। वन के मार्ग में किस विधा की रचना है? तो जी ये वन के मार्ग में हमारी 6 क्लास की बुक में एक कविता दी गई है तुलसीदास जी की। तो ये कौन सी विधा है? कविता है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जी ये किया गया था सन 1963 में। अगला प्रश्न, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम लिए चले, आज यहाँ तो कल वहाँ। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति रह गई। तो ये पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की और ये भी हमारी 8 क्लास की ही बुक में से ली गई है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के शब्द सही हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 रखे गए हैं, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जी आप मिला सकते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाल्मीकि और सारणी। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न है कौन सी कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है? 106 का प्रश्न कर रहे हैं, कौन सी कहानी विद्यासागर नौटियाल द्वारा रचित है? तो जी ये माटी वाली कहानी है। 9th क्लास की जो कृतिका की बुक है उसमें ये हमारी एक कहानी है, उसमें हाँ एक कहानी ही है। अगला है एक असंगत विकल्प का चुनाव करना है। 104 का क्वेश्चन है, उपमा अलंकार को राजशेखर अलंकारों को अशिरोरत्न कहते हैं। बिल्कुल सही है। उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाता है। नहीं जी, इसमें प्रस्तुत का वर्णन होता है। यही कथन क्या है? संगत है। बाकी अगले भी देख लेते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विष दिन मलिन संकलंक, सकलंक सिय मुख, समता पाव किमि चंद बापुरो रंग। इसमें व्यतिरेक अलंकार है, ये बिल्कुल सही है। व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर भी उपमेय को उपमान से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया जाता है, उपमेय से ज़्यादा उसको माना जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, जहाँ को उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, कोटि जन को करे परे न प्रकृति बीज, नवजल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। ये अर्थांतर न्यास है। हाँ जी, ये बिल्कुल अर्थांतर न्यास है, क्योंकि इसमें अर्थांतर न्यास में क्या होता है, जहाँ पर सामान्य बात का किसी विशेष बात के साथ समर्थन प्रकट किया जाता है, जहाँ पर किसी सामान्य बात का विशेष से तथा विशेष बात का सामान्य से क्या किया जाता है? समर्थन दिखाया जाता है। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है? अर्थांतर न्यास होता है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। उपमेय में अप्रस्तुत की नहीं प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। अगली बात करते हैं, इधर किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बंदर केले कई केले खा गया। इसमें परिमाण नहीं है, क्योंकि केले को हम क्या कर सकते हैं? केले को गिन भी सकते हैं। थोड़ी सी चाय बनाना, पहले लड़के को यह पुस्तक दे दो, आसमान में अनगिनत तारे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चाय हैं, जो भी पीने की चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? परिमाण में आती हैं। जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, इस तरह से जूस है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर 2 नंबर पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो जी उनका वास्तविक नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र जी। निम्न में से कौन सी रचना मतीराम की है? तो जी मतीराम की रचना का नाम है ललित ललाम। वैष्णव जन जे तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है? तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा रचित है। इधर प्रश्न की बात करें तो निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत कथन छाड़ना है। विभावना विरोधमूलक अलंकार बिल्कुल होता है जी। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़न वहतारी में परंपरित रूपक अलंकार है। हाँ, इसमें रूपक अलंकार नहीं है, ये गलत है। मनो कठिन आंगन चली, ताते पाव पंक्ति में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है जी। उपमान की अपेक्षा उपमेय के गुण धर्मों का गुण उत्कर्ष को वर्णन व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। बिल्कुल सही है। उपमान की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पर दिखा जाता है वहाँ पर व्यतिरेक होता है। तो इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब है। इधर प्रश्न की बात करें, प्रश्न है राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास बताइएगा। राष्ट्र की भक्ति, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। आगे इधर बात करें, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आत्मविश्वास, आत्मा या आत्म पर विश्वास, बिल्कुल सही है। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, ठीक है बिल्कुल। शिक्षणेतर शिक्षण के अनुसार
या शिक्षण के लिए होना चाहिए था, इस तरह से। अगला है गुणा अतीत, ये अपादान बिल्कुल सही है शिक्षण के लिए। अब यहाँ पर गुणा अतीत, गुणों से अतीत यानी कि परे, यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपादान होना चाहिए था। ऑप्शन इसमें 4 नंबर बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, ये असमास असंगत है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। परिणामी संप्रदाय संत प्राणनाथ, ठीक है। ये ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, ठीक है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, सही है। सखी संप्रदाय रामदास है, इसमें इसके आने चाहिए थे। हित हरिवंश नहीं आएंगे, तो ये इसमें बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में ई प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। जानकी जनक प्लस ई है, चांदनी चांद प्लस इसमें नहीं है, गांधार प्लस ई गांधारी, पर्वत प्लस ई पर्वत पार्वती, चांदनी में नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। छिप छिप हरसू बहाने वालों, मोती व्रत बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन का नहीं मरा करता है, तो ये पंक्ति किसकी है। तो जी इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, तो इसका उत्तर मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आपको इसका कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, और आपके उत्तर की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। अगर इधर बात करें तो अशोक के फूल किसकी कृति है, तो ये हरजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रस के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। रस के संदर्भ में असंगत बात बतानी है। रस का आस्वाद लौकिक है, जबकि रस अलौकिक है। अन्य ज्ञान से शून्य या रहित होना ही लोकोत्तर चमत्कार है। विभाव अनुभाव या विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। आचार्य भरत मुनि रस प्रदत्त सूत्र है, बिल्कुल सही है। नाटक में शोक एवं दुख की घटनाओं के वर्णन से आनंद अनुभूति होती है, ये इसमें क्या है, असंगत है। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें। रजनी बीती भौर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, तो ये पंक्तियां हैं जी मीराबाई की, और ये हमारी 7th क्लास की एक NCERT की बुक है, उसमें ये कविता दी गई है। कायाकल्प का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध रह चुका है, आपको आना चाहिए। इसका आंसर रहेगा प्रेमचंद जी का है ये। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं युयोत्सु, और युद्ध करने की इच्छा पूछी जाए तो युयोत्सा। सुमित्रानंद पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो जी उनको मिला था चिदम्बरा पर। उनको किस पर मिला था, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बात करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध रह चुकी है, और ये पंक्ति है जी कबीरदास जी की। निम्न में से किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सु प्लस अच, सु प्लस हस्ती, सु प्लस अल्प, स्वस्थ, इसमें नहीं हुआ है ऑप्शन 3 में। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है मेरे बचपन के दिन। अगला है, जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है, तो ये है हरिशंकर परसाई का। शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रामाणिक होता है, गलत है। दुर्वस्था, ये शब्द में गलतियां कर देते हैं। दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता। दुरावस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता है, ये भी गलत है। लेकिन दोनों में डाउट बना हुआ है, क्योंकि दोनों ही शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं, आगामी और अभिजात्य। अगले प्रश्न की बात करें। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत बताना है। भू प्लस उष्मा भूष्मा बिल्कुल सही है। कृपय प्लस आचार्य, ये भी सही है। वाणोचित्य, वाण प्लस औचित्य होना चाहिए था, ये गलत है। गुरु औदार्य, गुरु प्लस औदार्य गुरु, ये सही है। ऑप्शन 3 नंबर इसमें गलत है। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में होता है, तो ये व्यंजक अर्थ में होता है, व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर व्यंजना का होता है प्रतीय मानार्थ, प्रतीक मान लेते हैं, व्यंजना में ही माना जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना में प्रतीक माना जाता है, उससे मिलता जुलता कोई अन्य अर्थ निकाल लिया जाता है। अगला है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जी ये पंक्ति बार बार देखी गई है। रैदास जी की ये पंक्ति है। मतंग किस शब्द का पर्यायवाची है।
मतंग किसका पर्यायवाची है, तो जी ये हाथी का पर्यायवाची है। निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाचक का प्रयोग हुआ है। कर्तृवाचक में कर्ता की प्रधानता होती है, भाव की और उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। तो देखिए, रोगी से चला नहीं जाता, इसमें कर्तृवाचक नहीं है। राम से चुप नहीं बैठा जाता, इसमें नहीं है। सीता के द्वारा नहीं गाया जाता, इसमें भी नहीं है। लेकिन डाकिया डाक वितरित करता है, इसमें डाकिया कर्ता की क्या है, प्रधानता है। तो ये कर्तृवाचक है, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से पुल्लिंग है सरिता, सविता, वनिता, दुहिता। सरिता, सविता, वनिता तीनों पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। दुहिता यानी कि बेटी का जो पुत्र होता है उसको हम दुहिता कहते हैं, तो ये क्या है, पुल्लिंग होता है। इसका दुहिता का स्त्रीलिंग पूछा जाता है तो दुहित्री होता है। इधर बात करें 133 प्रश्न की, कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, ये है। व्यू है, वी प्लस उ है। सदा प्लस एव, ये नहीं है। प्रति प्लस एक, ये भी है। सदा प्लस एव तो हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। विजन का अर्थ बताएं, विजन का सही अर्थ क्या है। तो विजन का अर्थ होता है सुनसान स्थान। वैसे इसका सामान्य अर्थ होता है जंगल, तो यहाँ पर इसके अनुसार हमारा सुनसान स्थान। महाभारत काल की दृष्टि से वर्तमान युग के परिवेश की चित्रित करने वाली कृति कौन सी है। तो इसका आंसर भी मैं आप पर छोड़ रही हूँ। दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जरूर बताना कमेंट में कि इन दोनों के सही जवाब क्या होंगे। अगला इसमें प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है। तो जी इसके लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कट्टर शब्द में प्रयुक्त ट, पहले वाले ट के नीचे हलन था, दूसरा सीधा है यानी कि पूरा है। तो इसमें बताना है टट व्यंजन कुछ किस श्रेणी में आता है। द्वित्व व्यंजन है, प्रकंपित है, संयुक्त है या संघर्षी है। तो ये कौन सा है, देखिए एक व्यंजन है और उसकी 2 बार आवृत्ति हो गई है, सेम वर्ण आया है, तो ये द्वित्व व्यंजन कुछ है। कौन सा है, ये द्वित्व है। आगे है मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है। ये 9th क्लास की कृतिका की बुक का प्रश्न है। ये मृदुला गर्ग है। किस शब्द में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। सम्मान में नहीं हो सकता, न्याय में भी नहीं, अक्षुण में भी नहीं। अत्यंत में हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अत्यंत में अनुस्वार का प्रयोग हम पंचम वर्ण की जगह यानी कि न्याय की जगह कर सकते हैं, अत्यंत। इस तरह से चलिए आगे। असलियत शब्द स्रोत की दृष्टि से क्या है। तो असलियत शब्द तो है देशज शब्द। आगे है सिंहासन हिले उठे राजवंशों ने भरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। तो जी ये जोश से भरी हुई, भाव से भरी हुई कविताएं हैं, तो इसमें उत्साह और जोश का भाव होता है, वहाँ पर ओज गुण होता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। जब सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया था, तो राम जब सीता को कुटिया में नहीं देखते हैं तो बड़े दुखी भाव से वो प्रकृति के उपादानों का सहारा लेकर उनसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर बिछुड़ने की स्थिति को दर्शाया गया है। आगे की बात करें, मुझे लगा लो उसे दमा है। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। तो पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं कामता नाथ प्रसाद की। लाख की चूड़ियाँ जो 8th क्लास की NCERT की बुक है उसमें से दिया गया प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में रचित है। तो ये रचित है अवधी भाषा में। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं। तो ये ली गई हैं मिठाई वाला कहानी से, जो हमारी 7th क्लास की NCERT की बुक में से। इधर हम बात करें, चलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे। तो जी वो थे विश्वनाथ प्रसाद। इधर है आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एकमत हैं। राहुल सांकरता ने सिद्ध सामंत युग एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा, ये बिल्कुल सही है। रिठणे मिचरयु स्वयंभू द्वारा एवं नए कुमार चरयु पुष्पदन द्वारा रचित कृतियाँ हैं, बिल्कुल सही हैं। लोईपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है, सही है। पहला हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर
सभी इतिहासकार एक मत हुए ही नहीं थे। इस तरह से ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। आपकी जो रिक्वेस्ट थी मैंने उस पर पूरा उतरने की कोशिश की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसके शेयर करें। सभी बच्चों तक ये प्रश्न पहुंच जाने चाहिए और उनको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह की वो प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं और आपकी रिक्वेस्ट जो भी होगी उसी के अनुसार अगली वीडियो बनाई जाएगी। तो कमेंट में डालकर आप बताते रहा करो और कमेंट भी आप डालते रहा करो। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।